नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल @पॉलिटिकल अड्डा 2020 में आपका सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे जो अभी 2-3 दिन में डेवलपमेंट हुई है राजनीतिक क्षेत्र में, उसके बारे में। और दूसरा साउथ के राज्यों में कैसे भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है उसके बारे में। अभी पिछले दिनों 2-3 दिनों में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। वैसे राज्यसभा के चुनाव तो पहले ही हो गए थे, क्योंकि 56 राज्यसभा के सीटें खाली हुई थी और जिसमें से 41 सीटों पे सदस्य निर्वाचित मतलब निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 14 सीटों पे चुनाव होना था। क्योंकि कर्नाटक में 4 सीटों पे चुनाव होना था जहाँ पे 5 प्रत्याशी लड़ रहे थे चुनाव। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पे चुनाव होना था जहाँ पे 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे। और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होना था जहाँ पे 11 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन ने एक प्रत्याशी अपना एक्स्ट्रा उतार दिया था, जिसकी वजह से चुनाव की नौबत आई और उसकी वजह से चुनाव हुआ 27 फरवरी को इन तीनों राज्यों में। और जहाँ पे खासकर यूपी और हिमाचल प्रदेश में पूरे सदस्य न होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब रही है। खासकर हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव की वजह से वहाँ की सत्ता सरकार के ऊपर भी एक तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक इस समय हैं और जिसमें से कांग्रेस के 40 विधायक हैं और 3 उनको निर्दलियों का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद भी वहाँ पे वो राज्यसभा अपना सदस्य नहीं बना पाए हैं क्योंकि वहाँ के कांग्रेस के लगभग 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 3 निर्दलियों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हर्ष महाजन हैं, जो पूर्व कांग्रेसी भी रहे हैं और वीरभद्र सिंह के सहयोगी के तौर पर लगभग 40 साल काम किया है। और वैसे हर्ष महाजन जी ने वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और कांग्रेस पार्टी के भी वो एक तरह से कानूनी सलाहकार के तौर पर भी काम करते हैं, पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं, उनको उन्होंने चुनाव हरा दिया है। क्योंकि दोनों पार्टियों के 34 वोट हो गए थे और उसके बाद वहाँ पे जो पर्ची के द्वारा सीट डिक्लेयर हुई और उस पर्ची में भी कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। तो उसकी वजह से वहाँ जो क्रॉस वोटिंग हुई है उससे वहाँ जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है वो भी एक तरह से अल्पमत में तो नहीं आई है। किसी तरह उन्होंने वहाँ का बजट पास करा लिया है और अपने जो 6 सदस्य थे उनको निलंबित कर दिया है, उनकी सदस्यता निलंबित कर दी है और वो सारे लोग 6 लोग हाई कोर्ट गए हैं उसके लिए अपनी सदस्यता बहाली के लिए। क्योंकि ये देखा जाता है कि राज्यसभा के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, क्योंकि व्हिप जो लागू होता है वो विधानसभा के अंदर होता है और चुनाव राज्यसभा की जो वोटिंग होती है वो विधानसभा के बाहर होती है, सचिवालय में होती है। तो व्हिप वहाँ लागू नहीं होता, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको निलंबित कर दिया था, उनकी सदस्यता निलंबित कर दी है। तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहाँ की जो पुराने कांग्रेसी वीरभद्र सिंह जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य जो इस सुक्खू गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं, इनका एक तरह से अनादर हुआ। इनके लोगों को कार्य सरकार में शामिल नहीं किया गया ठीक ढंग से और सरकार में इनकी सुनी भी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वीरभद्र सिंह या विक्रमादित्य के जो सपोर्टर विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो जिस कारण से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अभी फ़िलहाल के लिए तो बची हुई है, लेकिन आगे इसका क्या परिणाम होगा कुछ कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वहाँ टूट हुई है, तो आने वाले समय में देखा जा सकता है कि वहाँ राजनीतिक बदलाव संभव है। उसके बाद कर्नाटक था, जो कर्नाटक में 4 राज्यसभा की सीटें खाली थी, जिसमें से देखा गया था कि 3 पे कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और 1 पे जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, मतलब जीत जाएगी, उसके पास इतना वोट था। जिसके बाद भी बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ एक प्रत्याशी एक्स्ट्रा उतारा जेडीएस का, जो उसके गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में। और वहाँ ये था कि वहाँ भी कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ उल्टा हुआ, वहाँ भाजपा के ही 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तो वहाँ जो है कांग्रेस के 3 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का 1 प्रत्याशी हुआ। और सबसे बड़ा जो खेला हुआ है वो यूपी में हुआ है। महाराज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने रणनीतिक कौशल से और अपनी राजनीतिक सूझबूझ से समाजवादी पार्टी के खेमे में बड़ी सेंध लगाई है और समाजवादी पार्टी के लगभग 8 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी वहां अपना 8वां प्रत्याशी जिताने में कामयाब रही है। जब से इस क्रॉस वोटिंग या ये राज्यसभा जो चुनाव था, इसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर के उद्घाटन की भी एक भूमिका है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होना था और वहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को बुलाया गया था, क्योंकि राम मंदिर यूपी में बना हुआ है, यूपी में स्थित है। और भारतीय उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बिना राम मंदिर के अधूरी है। अभी तक जो राजनीति होती रही है उसमें राम मंदिर का जिक्र कहीं ना कहीं रहा है। तो 22 जनवरी को जो उद्घाटन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें अखिलेश यादव जी को बुलाया गया था। पहले उन्होंने कहा कि हमें बुलाया नहीं गया, फिर बोले सही से हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। उसके बाद बोले कि हमको जब राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, बल्कि यहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ और पंजाब मुख्यमंत्री के साथ, भगवंत मान के साथ वो दर्शन भी कराए। इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन अखिलेश जी वहाँ नहीं गए। और अखिलेश यादव के जो उधर खासकर अवध क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनको ये बातें नागवार गुजर रही थी। इसके पहले भी देखा गया कि जिस तरह सनातन धर्म को और रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी और रोज़ कुछ न कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे चुनाव के पहले, वो अपना विधायकी भी हार गए। उसके बाद उनको विधान परिषद में लाया गया और जब से वो समाजवादी पार्टी में गए थे, वो कभी रोज़ कोई ना कोई सनातन धर्म को लेकर विवाद खड़ा करते, कभी वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा उल जलूल बोलते रहते थे, जिससे समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो कार्यकर्ता हैं, उनको नागवार गुजर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासकर अवध में राम जी घर घर पूजे जाते हैं। राम जी का अपना अलग स्थान है, जैसे मथुरा वृंदावन है, उसी तरह अयोध्या वहाँ के लोगों के दिलों में है। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी समझने में फेल रही और उसके 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 7 जीतने की स्थिति में थी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी 108 विधायक थे और एक विधायक को जीतने में 137 विधायकों की ज़रूरत थी। तो ये था कि कांग्रेस और का समर्थन मिल जाएगा तो वो सीटें निकल सकती हैं। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन से जो सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल था जयंत चौधरी जी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक तरह से हो ही गया है और उनके विधायकों के साथ मिला। उसके बाद राजभर की पार्टी है और संजय निषाद की पार्टी है, इनके जो विधायक थे, अपना दल की पार्टी है, जो इन सब पार्टियों के भी जो विधायक थे वो भी एनडीए के साथ थे।
और उसके बाद राजा भैया जो के 2 विधायक हैं, खुद और उनके एक साथी विधायक हैं विनोद सरोज, इन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे। और इस जो समाजवादी पार्टी में टूट हुई है या जो इसका इसमें कहीं ना कहीं राजा भैया का भी सहयोग रहा है, क्योंकि उसमें जो विधायक हैं, चाहे राकेश प्रताप सिंह हों या अभय सिंह हों, मनोज पांडे जी हों जो ऊंचाहार से हैं, ये सब से कहीं ना कहीं राजा भैया से कनेक्टेड थे और इसमें इनकी भी भूमिका रही। उसके अलावा जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने सभी विधायकों को, उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को आमंत्रित किया था कि वो रामलला के दर्शन के लिए ले जाएंगे सभी को, और सभी विधायक वहाँ चले, सबसे आग्रह किया गया था। लेकिन उसमें भी अन्य सभी पार्टियों के विधायक राम जी के दर्शन करने के लिए गए, और कांग्रेस के भी विधायक जो आराधना मिश्रा मोना जी हैं वो भी गई थी, और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक जो उमा शंकर सिंह हैं वो भी गए थे। तो सारे विधायक गए थे सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनको ये बात नागवार गुजरी, और खासकर अभय सिंह या राकेश प्रताप सिंह या मनोज पांडे, इन लोगों ने इसका विरोध भी कहीं ना कहीं सोशल सर्विस पे या मीडिया में किया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और इस चुनाव में 26 फरवरी को एक डिनर भी आयोजित किया था अखिलेश यादव जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और तभी ये पता चल गया था, ये एहसास हो गया था कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी और क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि इनके 8 विधायक उस डिनर में नहीं पहुंचे थे, जिसमें मनोज पांडे जी जो चीफ व्हिप भी रहे हैं विधानसभा में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था वोट डालने से पहले। उसके अलावा राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राजेश पांडे और पूजा पाल और गायत्री प्रजापति की पत्नी जो अमेठी से विधायक हैं वो, और विनोद चतुर्वेदी और एक बिंद जी हैं, ऐसे 8 विधायक जो है उस डिनर में नहीं गए थे। तभी ये लग गया था कि राज्यसभा में ये खेल होगा। तो वहाँ पे 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और राज्यसभा में बीजेपी वहाँ 8 सीटें जीतने में कामयाब रही और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। और इस तरह देखा जाए तो राज्यसभा जो संसद राज्यसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर हुई है। लगभग 240 सदस्यों की संख्या है, और जिसमें से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 117 सीट के करीब पहुंच गए हैं, 117 सीट पहुंच गए हैं, और 4 सीटों की अब उनको पूर्ण बहुमत की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में उसको भी वो पूर्ण बहुमत राज्यसभा में इस भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को मिल जाएगा, ताकि उनको जो राज्यसभा में बिल फंसते थे या बिल पास कराने में जो चुनौतियां पेश आती थी उसकी वजह से उसमें भी उनको कामयाबी मिलेगी। उसके अलावा उसके अलावा जो राज्यसभा चुनाव की बात हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे चालू हुए हैं, और ख़ासकर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है अभी 15 दिन पहले से, 15 दिन पहले, या हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूरा देश राममय हुआ। उसके बाद आबू धाबी में एक
मंदिर का उद्घाटन हुआ जिसमें मोदी जी ने शिरकत की। अभी पिछले हफ्ते जो द्वारकापुरी है जो समुद्र में डूब गई है, वहाँ पे एक केबल पुल का उद्घाटन हुआ और मोदी जी अंडर वाटर जाके वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके वीडियो सभी देश में वायरल हुए, वो देखा। और उसके बाद लगातार उनके दौरे चालू हैं, चाहे गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, मतलब इन सभी राज्यों में मोदी जी की लगातार रैलियां और ये विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का काम चालू हो गया। क्योंकि लोकसभा की जब लोकसभा चल रही थी, संसद चल रही थी, तभी मोदी जी ने कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन 400 सीटें जीतेगा। तो उनका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रहा होगा। और अब ये देखने सुनने में आ रहा है, मीडिया रिपोर्टों में भी आ रहा है, लोगों में चर्चा भी है कि जिस तरह साउथ में भारतीय जनता पार्टी को लेकर रुझान बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने जो आकलन किया होगा तभी बोला होगा, बिना वो किसी आकलन के वो बात नहीं करते हैं। तमिलनाडु में के अन्नामलई जो पूर्व आईपीएस रहे हैं कर्नाटक कैडर के, उनको सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बीआरएस लेके मतलब नौकरी छोड़ के इस्तीफ़ा देके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और उनके आने से उनके नेतृत्व में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वहाँ काम कर रही है, वो उसकी परिणति जो है लोकसभा के चुनावों के रिजल्ट के बाद दिख जाएगी। दावे और वादे तो बहुत हो रहे हैं। अल्लामनई जी के नेतृत्व में एक पद यात्रा निकाली गई थी। तमिलनाडु में 238 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सभी सीटों पे ये पदयात्रा गई। जुलाई में इस पदयात्रा को आरंभ किया गया था और 27 फरवरी को इस पदयात्रा का समापन था, जिसमें जब इस पदयात्रा को चालू किया गया था तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पदयात्रा का शुभारंभ किया था। और जब इसका समापन हो रहा है तो माननीय मोदी जी उसका समापन में पहुँचे। ये जो प्रोग्राम था 1947 के बाद तमिलनाडु में इतनी भारी संख्या में ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कई लाख लोगों ने शिरकत की और लगभग 6-7 महीने तक ये पदयात्रा चालू रही, 6-6.5 महीने के करीब, जिसमें अन्नामलई जी ने सभी विधानसभाओं का दौरा किया और पदयात्रा की। ये पदयात्रा ऐसी नहीं है कि थोड़ी दूर पैदल चले फिर गाड़ी में बैठ गए और फिर उस बीच में ब्रेक कर लिया, फिर उसके बाद स्टार्ट किया। ये लगातार निरंतर चलती रही। जब से उन्होंने पदयात्रा स्टार्ट की है तब से कार्यकर्ताओं के घर में रहना, रोज़ एक समय पैदल, मतलब रोज़ 20, 30, 40, 50 जो भी चल सकते हैं 20-30 किलोमीटर, उसको पैदल ही जो है बिना किसी साधन सवारी के उन्होंने पूरा किया। और उसका जो है उनको भारी जन समर्थन भी तमिलनाडु में मिला और सभी विधानसभाओं को उन्होंने अपने पैरों से नाप दिया, जिसमें ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में AIADMK के साथ चुनाव लड़ती रही है जयललिता के समय में। और उस जयललिता जी के मरने के बाद जो उसके जो नेतृत्व था उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने लाइज किया। लेकिन अन्नामलई जी के आने के बाद भारतीय जनता AIADMK ने वहाँ अपना गठबंधन तोड़ दिया है और उसमें 2-3 धड़े भी हो गए हैं। पलानीस्वामी का है, TT दिवाकर का है और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी है और कई छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोalition में हैं। अब ये कई सर्वे रिपोर्टों में और ये मीडिया चैनल में ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ 5% वोट के करीब पाती थी। लोकसभा सीटें भी वहाँ एक बार कन्याकुमारी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है कई चुनावों में। और लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 4 विधानसभा सीटें जीती हैं और उसके बाद वोटिंग परसेंट भी 9% के करीब
8-9% के करीब रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव हो, लगभग 25% से ज़्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि AIADMK नेतृत्वहीन हो गया है। दूसरा जो द्रमुक है DMK, स्टालिन के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, और मंदिरों पे जो अधिग्रहण कर रही है सरकार, उस पे सनातन धर्म विवाद जो उनके पुत्र ने खड़ा किया था, इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ की जनता जो है में आक्रोश है। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अन्नामलई ने ये पदयात्रा की थी, और जिसमें ये देखा जा रहा है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का बेस मजबूत हो रहा है। कई सारे नए बहुत सारे वहाँ की सदस्य संख्या भी बढ़ रही है, और लोगों में एक मतलब इन द्रविड़ीय पार्टी को से हटकर भी सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी वहाँ पे उतनी मजबूत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस से ही हो, क्योंकि कांग्रेस द्रमुक के साथ रहती थी, AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की तरह रहती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरा ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है, और एक करिश्माई नेतृत्व के नेतृत्व में वहाँ अपने संगठन को मजबूत कर रही है। तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे मतलब 7 से 10 सीटों के करीब जीत सकती है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 20-25 सीटें जीत सकती है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में देखा गया कि वहाँ की जनता एक ही तरफ वोटिंग पैटर्न करती है। अगर किसी को जिताती है तो पूर्ण बहुमत में हिलाती है, या लोकसभा में पिछली बार जैसे DMK के नेतृत्व में 40 की 40 सीटों जीत गई थी, और उसके पहले AIADMK के नेतृत्व में 34-35 सीटें जीती थी। तो ये देखा गया कि वहाँ की जनता जिसके फेवर में जाती है एक तरफा जाती है, तो हो सकता है कि 10-15 सीटें भी आ जाएँ। उसके अलावा केरल है। केरल में भी पिछले दिन 1-2 दिन पहले ही वहाँ प्रधानमंत्री की एक मीटिंग हुई है, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उसके अलावा एक पदयात्रा वहाँ भी चल रही थी, एक यात्रा, उसका समापन हुआ है। वहाँ पे भी मोदी जी ने 10 सीटें जीतने की घोषणा की है कि हम 10 सीटें जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो UDF LDF गठबंधन है, ये कांग्रेस के और वामपंथियों का अलग अलग गठबंधन है। पूरे देश में इनका NDA गठबंधन के नेतृत्व में है, लेकिन केरल में ये दोनों पार्टियां अलग अलग रही हैं। ये भी विरोधाभास है, तो जनता इसको समझ बूझ रही है। और दूसरी, केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ प्रभावी रूप से काम कर रही हैं, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 15% के करीब पहुँच चुका है। तो अब और भी, क्योंकि और छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियाँ वो भी भारतीय जनता पार्टी से कोalition में आ रही हैं, तो हो सकता है कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी